Good evening. Hello. दीदी मेरी आवाज आ रही है आपको? Good evening, sir. गुड इवनिंग। Ifra, just 2 minutes, okay? Okay, sir. आलिया मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, सो थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करते हैं। सिंपली इस वर्ड को देखिए, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं हम। थर्म एंड डायनामिक्स। थर्म का मतलब होता है हीट। डायनामिक्स मतलब मोशन या फ्लो बोल सकते हैं। सो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं हीट जो फ्लो कर सकते हो या उसका मोशन हो, या उससे रिलेटेड अगर मैं कन्वर्जन करूं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हीट का कन्वर्जन सपोज कर लीजिए मैकेनिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, तो इन सारी स्टडी को थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। तो सिंपली थर्मोडायनामिक्स डिफाइन करते हैं द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट और conversion into other form of energy is called thermodynamics. अब इस थर्मोडायनामिक्स में मैं आपको कुछ अलग अलग टर्म पहले समझाता हूँ जो बेसिक टर्म इसमें यूज होते हैं, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम मेन प्रोसेस पे आते हैं। सबसे पहली चीज होती है मेरे पास थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी गैस के कंडीशन को अलग अलग इंस्टेंट पे डिस्क्राइब कर सकती हो, तो उन सारे अलग अलग क्वांटिटी को थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल बोलते हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी चीजें। सो थर्मोडायनेमिकल सिंपली डिफाइन करते हैं द फिजिकल क्वांटिटी which defines state of gas किसी भी कंडीशन के वक्त। अब इनके बीच में आपस में एक रिलेशन होगा, एंड उस रिलेशन के बेस पे उस गैस के कंडीशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हो, तब उसको हम एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट।
तो इक्वेशन ऑफ स्टेट सिंपली कहता है कि इन थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल के आपस में एक रिलेशन डिफाइन कीजिए जो उस गैस के कंडीशन को डिस्क्राइब कर सकता हो, तब उस पर्टिकुलर इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। द रिलेशन between thermodynamical variable which can describes the condition of gas at any instant। तब इसके लिए मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला बताता हूं, P b raised to x is equals to some constant, या P raised to 1 upon x b equals to constant, या PV equals to nRT, जो हम नॉर्मल आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं वो टर्म। इफ्रा, यहां तक कोई डाउट? नो सर। आलिया, कोई डाउट यहां तक? ओके, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। डन सर। आलिया, लिख लिया आपने? अब इसके बेस पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट। किसी भी गैस को किसी एक फिक्स्ड कंडीशन में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज कराने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हो, तब उस गिवन कंडीशन को या उस गिवन क्वांटिटी को मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट बोलते हैं। तो पहले सिंपली इसको डिफाइन करता हूँ, सेम टर्म जो मैंने पिछले चैप्टर में डिफाइन किया था और आप लोग वहां नहीं थे, मैं आपको फिर डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसको बोलते हैं द अमाउंट ऑफ हीट is required to raise or change the temperature of gas by 1 Kelvin or 1 degree Celsius at given condition। क्योंकि गैस के लिए अलग अलग कंडीशन हो सकती है, प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो सकती है, टेम्परेचर, हीट, अलग अलग कंडीशन में इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट अलग अलग रिक्वायर्ड हो सकता है। बट एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए उसको बोल सकते हैं हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए। तो इसको डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तब उसको कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है, उसको मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट बोलते हैं। तब इसको डिनोट करते हैं dq इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स c इनटू चेंज इन टेम्परेचर dt। तब इस c को मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट बोलते हैं। इन जनरल इसके लिए एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है, C इक्वल्स टू R डिवाइड बाय गामा -1 R
बाय x माइनस 1। ये जनरलाइज फॉर्मूला होता है। जिस तरह मैंने पीछे यहाँ पे p v टू द पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा, तो यहाँ पे जो x होगा वही x यहाँ पे पुट करते हैं एंड देन उसके बेस पे हम c की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। गामा यहाँ पे क्या है मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा आगे। तो ये मेरे पास एक जनरलाइज्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है जो हर अलग अलग गैस के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं अगर आपको इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट पता हो तब। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. आलिया कोई डाउट? ओके, इसको नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे R इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। फिजिक्स में इसकी वैल्यू होती है 25/3 या इसी चीज को बोल सकते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, अब इसके बेस पे जो गामा है उसको डिफाइन करने के लिए मैं आपको एक टर्म पढ़ाता हूं पहले, डिग्री ऑफ फ्रीडम। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो इस तरह, कोई भी गैसेस पार्टिकल। अगर ये मोनोएटॉमिक पार्टिकल है तो इसके पास 3 डिफरेंट सेंस ऑफ मोशन हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग, तीनों एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट कर सकता है, या बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पार्टिकल इन तीनों एक्सिस में किसी एक्सिस के लॉन्ग इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। तब किसी गैसेस पार्टिकल में कितने डिफरेंट डायरेक्शन में एनर्जी कंटेन हो सकती है, उस टर्म को या उस कोऑर्डिनेट को डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मोनोएटॉमिक पार्टिकल है, एक सिंगल पार्टिकल, इसके पास पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो 3 एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट कर सके, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी जा सकते हो, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो मैं बोल सकता हूँ इसके पास 3 डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ एनर्जी हो सकती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी की, इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3। सिमिलरली अगर आपके पास कोई डायटोमिक पार्टिकल हो जैसे H2, तो इसके पास पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है एनर्जी कंटेन करने की। तो आप बोलिएगा इसके पास 3 डिफरेंट ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग, प्लस इसमें रोटेशन भी पॉसिबल है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर सकती है इस तरह, जेड एक्सिस के लॉन्ग भी रोटेशन पॉसिबल है इस तरह, बट वाई एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ये सपोज कर लीजिए आपके पास कोई डायटोमिक पार्टिकल इस तरह से है, ठीक, तो ये रोटेट इस एक्सिस के लॉन्ग भी कर सकता है, रोटेट इस एक्सिस के लॉन्ग भी कर सकता है, बट सिंपली स्पिन इस तरह से करे इस एक्सिस के लॉन्ग या इस एक्सिस के लॉन्ग, वो डिफाइन नहीं होगा। इसलिए इसके पास 3 ट्रांसलेशनल मोशन हो सकते हैं, 2 रोटेशनल मोशन हो सकते हैं, इन टोटल इसके पास 5 डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन हो सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास कितना होगा, 5। थर्ड, कोई भी आपके पास बेंड शेप हो, जैसे वाटर मॉलिक्यूल ले लीजिए, बेंड शेप स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे 3 पार्टिकल। अगर मैं इसका मोशन देखूं, किस किस डायरेक्शन में मोशन हो सकते हैं इसके पास, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन हो सकती है इसके पास, वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन हो सकती है, जेड एक्सिस के लॉन्ग। कैसा मोशन, ट्रांसलेशनल, इधर भी, इधर भी एंड इधर भी।
सिमिलरली इसके पास रोटेशन भी उस डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है, इस एक्सिस के अलॉन्ग स्पिनिंग, इस एक्सिस के अलॉन्ग स्पिनिंग एंड इस एक्सिस के अलॉन्ग स्पिनिंग, तीनों एक्सिस के अलॉन्ग स्पिन डिफाइंड हो सकती है। तो इसके पास 3 ट्रांसलेशनल मोशन एंड 3 रोटेशनल मोशन। इन जनरल इसके पास टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपली डिफाइन करते हैं वो सारे डिफरेंट डायरेक्शन और कोऑर्डिनेट जिसके अलॉन्ग गैसेस, पार्टिकल या मॉलिक्यूल में एनर्जी कंटेन हो सकती हो, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। ये बात समझ में आई, डिग्री ऑफ फ्रीडम? Yes, sir. So degree of freedom is the coordinate or direction in which gas contain energy is called degree of freedom. तो इस फर्स्ट पार्ट में मोनोएटॉमिक पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है और ये तीनों ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से। सेकेंड पार्ट में इसके पास 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, तो इन टोटल इसके पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है। थर्ड वाली कंडीशन में 3 ट्रांसलेशनल एंड 3 रोटेशनल, तो इन टोटल इसके पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है। तो पहले हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन कर दिया कैसे कैसे इन अलग अलग पार्टिकल में हो सकता है। ये मेरे पास डायटोमिक, ये मेरे पास ट्राइएटॉमिक। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा, या टेम्परेचर के चेंज करने की वजह से इसकी वैल्यू में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा। तो आप ये बोलिएगा टेम्परेचर चेंज करने की वजह से इस डायटोमिक पार्टिकल या इस ट्राइएटॉमिक बेंड शेप पार्टिकल उसके बॉन्ड में चेंज आएगा, उसके बॉन्ड की विड्थ मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ में। बॉन्ड की स्ट्रेंथ चेंज करने की वजह से वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, जिसके बेस पे 2 एडिशनल एनर्जी आती है उसके पास, इसीलिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तब यहां से डिफाइन करते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बॉन्ड गेट वीकन, so vibrational energy increases, hence degree of freedom increases। तो मैं बोल सकता हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम टेम्परेचर इंक्रीज कराने की वजह से क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। इफ्रा समझ आया? Yes, sir. अब देखिए इस डिग्री ऑफ फ्रीडम का रिलेशन उस गामा के साथ क्या होता है वो डिफाइन करते हैं। गामा को हम बोलते हैं स्पेसिफिक गैस रेशियो। इसका मतलब क्या होता है मैं आगे डिफाइन करूंगा, अभी बस नाम समझ लीजिए। तब इसको डिनोट करते हैं गामा इक्वल्स टू 1 + 2/f, ये फॉर्मूला होता है। ये f क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जैसे जैसे f की वैल्यू चेंज करती जाएगी गामा की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज करती जाएगी। सबसे मिनिमम मोनोएटॉमिक के लिए, फिर उसके बाद डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे f की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी गामा की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। क्योंकि 1 + समथिंग है इसलिए गामा की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं हो सकती। दूसरा 2 डिवाइड बाई f है तो इसलिए कभी भी इसकी वैल्यू 2 के इक्वल नहीं हो सकती। तो इन जनरल इसकी वैल्यू याद रखिएगा, गामा ट्राइएटॉमिक, गामा डायटोमिक, गामा मोनोएटॉमिक, लेस देन 2 बट ग्रेटर देन 1, इस रेंज में लाई करता है। आलिया समझ आया ये? गामा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकते हैं किन किन पार्टिकल के लिए? इफ्रा? Yes, sir. ओके, जैसे मैंने f की वैल्यू पुट कर दी 3 मोनोएटॉमिक के लिए, तो गामा इज फॉर मोनोएटॉमिक कितना हो जाएगा, 1 + 2/3।
सो इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 5/3 गामा फॉर डायटोमिक। अगर सॉल्व करूं एफ की वैल्यू 5 है तो उसको पुट कीजिएगा तो आ जाएगा 7/5। उसी तरह गामा ट्राइएटॉमिक के लिए कैलकुलेट करूं, एफ की वैल्यू 6 है वहां पे, तो हो जाएगा मेरे पास 8/6। फर्स्ट वाले को सिंप्लीफाई कीजिए तो यू विल गेट 1.6। सेकेंड वाले को सॉल्व कीजिए तो 1.4। थर्ड को सॉल्व कीजिएगा 4/3 तो हो जाएगा 1.33। तो जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है, गामा की वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है। इसलिए मोनोएटॉमिक के लिए मैक्सिमम, ट्राइएटॉमिक के लिए मिनिमम, एंड इनका रेंज 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। ओके आलिया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इफ्रा डन? Just a minute. Done, sir. अब इसके बाद हम दो टर्म डिफाइन करते हैं इस पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक्स में। एक को बोलते हैं हम लोग सिस्टम एंड दूसरा आता है मेरे पास सराउंडिंग। अगर आपके पास कोई एक इनक्लोज वेसल ले लीजिए इस तरह, मैंने कोई पिस्टन कनेक्ट कर दिया यहां से यहां तक, मूवेबल पिस्टन। इसके अंदर कोई गैस फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व किसको करने की कोशिश कर रहे हैं, इस गैस को जो इस वेसल के अंदर प्लेस्ड हो, तब उसको हम बोलते हैं सिस्टम। तो सिस्टम बोलते हैं द गैस विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। द गैस enclosed in vessel which is under observation, तब उसको बोलते हैं सिस्टम। एंड सराउंडिंग उन सारे फैक्टर जो इस पर्टिकुलर सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हो बाय एनी मीन्स, तो उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। तब बोलिएगा ऑल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। एंड इसी सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों को कंबाइन करके हम यूनिवर्स बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट? No, sir. ओके अब इस सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज किन किन चीजों का हो सकता है, उसके बेस पे ये सिस्टम 3 तरह का होता है। तो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। फर्स्ट ओपन, सेकंड क्लोज्ड, एंड थर्ड आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम जो अलाउ करे हीट एंड मैटर दोनों के एक्सचेंज को बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। Heat and matter both can exchange between system and surrounding. Closed
जिसमें सिर्फ हीट एक्सचेंज हो सकती हो, मैटर का कोई एक्सचेंज ना हो। हीट कैन एक्सचेंज एंड आइसोलेटेड, जिसमें कोई एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर ना हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड। नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। गुड आलिया, इसको पहले नोट डाउन कीजिए इतना। इफ्रा, डन? Yes, sir. Done. नेक्स्ट, प्रोसेस डिफाइन करने के लिए एंड लॉ डिफाइन करने के लिए पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। गैस दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं हम लोग रियल गैस, एक को बोलते हैं हम लोग आइडियल गैस। आलिया, पता है दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अब ये मत बोलिएगा जो गैस आइडियल लॉ को ओबे करता है, गैस लॉ को ओबे करता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, उसको आइडियल बोलते हैं। जो नहीं ओबे करता उसको रियल गैस बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या होती है। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है, गैसेस पार्टिकल, ये अगर इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन पॉसिबल है, इन दोनों पार्टिकल के बीच में, तब उसकी वजह से उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो इफ देयर इज इंट्रैक्शन between particle of gas, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंट्रैक्शन। एंड दूसरा, चूंकि इन पर्टिकुलर पार्टिकल में कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा एंड टेम्परेचर की वजह से उसमें थर्मल एनर्जी होगी, तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर। इन दोनों एनर्जी कंबाइनली किसी पर्टिकुलर गैस में इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। सो इंटरनल एनर्जी उसको डिनोट करते हैं यू से। यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर किसी गैस में पार्टिकल के बीच में इंट्रैक्शन है एंड उसकी टोटल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों के सम के इक्वल हो, तो उसको हम रियल गैस बोलते हैं। बट सपोज कर लीजिए अगर मेरे पास पार्टिकल दो इस तरह से हो एंड के बीच में कोई इंट्रैक्शन ना हो, if there is no interaction between particle, तब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी क्योंकि यहाँ पे कोई इंट्रैक्शन है नहीं। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होगा, तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी। किसकी वजह से? ड्यू टू टेम्परेचर। तो अगर मैं इन दोनों एनर्जी को सम करूं टू डिफाइन टोटल इंटरनल एनर्जी, तो किसके इक्वल हो जाएगा? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, एंड विच इज ड्यू टू टेम्परेचर। तब इस पर्टिकुलर गैस को आइडियल गैस बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ओके, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट करना हो या रियल गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेव कराना हो, तो क्या होना चाहिए? तो आप बोलिएगा कोई इंट्रैक्शन वहां पे ना हो।
इंटरेक्शन पार्टिकल के बीच में कब तक हो सकता है? जब तक उसके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सेपरेशन हो तब तक हो सकता है। तो अगर सेपरेशन बढ़ा दीजिए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम कम होती जाएगी। सेपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो इसके सेपरेशन को इंक्रीज कराने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसका प्रेशर रिलीज करते जाइए, प्रेशर कम करते जाइए, सेपरेशन बढ़ती जाएगी। जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि स्टेट का कन्वर्जन प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करा के कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं, प्रेशर बढ़ाते जाइए तो पार्टिकल क्राउड होते जाएंगे, उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। अगर प्रेशर कम करते जाते हैं तो पार्टिकल का सेपरेशन बढ़ता जाता है, उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। तो यहाँ पे भी अगर मैं प्रेशर रिलीज करता जाऊं, प्रेशर डिक्रीज करता जाऊं, तो सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल क्या करता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम कम होती जाएगी। दूसरा, उनके बीच में इंट्रैक्शन ना होने देने के लिए आप टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दीजिए, जिसके बेस पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाए, मूवमेंट फास्ट होने लगे, ताकि इंट्रैक्शन उतनी ज्यादा ना हो। तो मैं इन दोनों को कंबाइनली ये बोल सकता हूँ, अंडर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैस टेंड्स टू आइडियल गैस की तरह करने लगता है। बोल सकता हूँ? Yes, sir. सो यहां से याद रखिएगा, अंडर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर real gas tends to behave as ideal। पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। Done, sir. यहाँ तक कुछ बेसिक टर्म थे जो फिजिक्स में यूज किए जाती हैं। केमिस्ट्री में इसके अलावा अलग अलग टर्म यूज करते होंगे, वो उनकी मर्जी, बट फिजिक्स में इतनी सारी चीजें यूज होती हैं। तब हम स्टार्ट करते हैं लॉज। फर्स्ट होता है आपके पास जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ किस बात को डिफाइन करता है? तो आप बोलिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर को। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर? तो आप बोलिएगा जीरोथ लॉ। अभी कहता है क्या है, कोई भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम ले लीजिए कुछ इस तरह। इस तरह मैं मान लिया एक चैम्बर जिसमें ये वॉल एडियाबेटिक वॉल जो क्या करता हो, हीट एक्सचेंज ना करने दे। नो हीट कैन एक्सचेंज। मतलब हीट एक्सचेंज को अलाउ ना करता हो, वो पर्टिकुलर टर्म है। ये जो वॉल है उसको हम बोलते हैं डायथर्मल वॉल, which allows heat exchange। तब यहाँ पे मान लीजिए एक सिस्टम है ये,
ए मान लीजिए, एक अनदर सिस्टम है इसको बी मान लीजिए, एंड एक अनदर सिस्टम हो इसको सी मान लीजिए। तो क्या पहले ए एंड बी के बीच में हीट एक्सचेंज हो सकती है, नहीं हो सकती? No, sir. ए एंड सी के बीच में हीट एक्सचेंज हो सकती है। Yes. So there will be heat exchange between A and C, कुछ इस तरह से। Similarly, B and C के बीच में भी हीट एक्सचेंज हो सकती है इस तरह। तो हीट एक्सचेंज किसी भी दो बॉडी के बीच में कब तक होती है? जब तक उनका टेम्परेचर आपस में इक्वल नहीं हो जाए। तो ए एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, बी एंड सी वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो अगर मैं इस बीच वाले वॉल को हटा दूंगा तो क्या ए एंड बी के बीच में कोई एक्सचेंज ऑफ हीट होगी? No, sir. तो मतलब डिफाइंड होता है कि कोई भी दो सिस्टम के बीच में हीट एक्सचेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा होता है? टेम्परेचर। ये पर्टिकुलर टर्म जीरोथ लॉ कहलाता है। तो जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट कहता है when two individual thermodynamical system is in thermal equilibrium with third system, then they must be in equilibrium with one another. When two thermodynamical system is in thermal equilibrium with third system individually, then they must be in equilibrium with one another. मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ सी के इक्वल हो जाए, टेम्परेचर ऑफ बी टेम्परेचर ऑफ सी के इक्वल हो जाए, देन ए एंड बी वो भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तब यहाँ पे डिफाइन करता है कि टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी दो थर्मोडायनामिकल सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसलिए यहाँ डिफाइन करते हैं द टेम्परेचर is the physical quantity which defines the exchange of heat between two thermodynamical system। समझ आया? Yes, sir. आलिया? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। Ifra, Done. yeah.
ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। सो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये कहता क्या है, सपोज कर लीजिए कोई एक सिस्टम है इस तरह, कोई एक पिस्टन इसके अंदर कोई गैस फिल्ड, अब कहता है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम में हीट डोनेट करूं या इस पर्टिकुलर सिस्टम से हीट इजेक्ट आउट करूं, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। इन फर्स्ट पार्ट, अगर मैं हीट डोनेट करूं इस पर्टिकुलर सिस्टम को या हीट दूं, तो इस हीट को दो तरह से यूटिलाइज की जा सकती है। एक, इस पिस्टन के ऊपर कुछ वर्क डन करने के लिए, तो उस वर्क डन की वजह से पिस्टन एक्सपैंड कर जाएगा फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, या उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज हो सकती है कि इस पर्टिकुलर में जो पार्टिकल है उसका टेम्परेचर रेज हो सकता है, तो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज हो सकता है। सिमिलरली इन सेकेंड पार्ट, अगर मैं किसी सिस्टम से हीट इजेक्ट आउट कराना चाहूँ, तो वो अमाउंट ऑफ हीट कहाँ से कंपनसेट की जा सकती होगी, तो आप बोलिएगा इस पिस्टन में कंप्रेशन हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, या उसके इंटरनल एनर्जी में क्या हो सकता है, डिक्रीमेंट हो सकता है। एंड इन दोनों का इम्पैक्ट कुछ अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग में लूज किया जा सकता है। तो इन दोनों का कॉन्सिक्वेंस अगर मैं कंबाइन करूं, तो आप बोलिएगा अमाउंट ऑफ हीट अगर मैं सप्लाई करूं या इजेक्ट आउट करूं, तो वो दो चीजों पे इम्पैक्ट जनरेट कर रहा है, वर्क डन पे एंड दूसरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे। So amount of heat supplied or ejected must be utilized in changing internal energy as well as useful work done. तब इसको हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट लॉ। आई बात समझ? Yes, sir. तो यहाँ से डिफाइन करते हैं हम लोग, द अमाउंट ऑफ हीट supplied or ejected from system is utilized in changing internal energy as well as useful work done. तो इन जनरल अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं, सो डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये फॉर्मूला केमिस्ट्री के फॉर्मूला से थोड़ा डिफरेंट है। वहां पे क्यों डिफरेंस है, मैं आपको रीजन आगे पढ़ाता हूँ कि केमिस्ट्री का फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला डिफरेंट क्यों है। आलिया, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए।
आगे लिखिए आपने। अब मेरे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट टर्म है, हीट सप्लाइड, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। इन तीनों को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला तो बोलते हैं हम लोग स्टेट फंक्शन, वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी जो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन ऑफ गैस उस पर डिपेंड करती हो, इंटरमीडिएट पाथ फॉलोड बाय द गैस उस पर डिपेंड ना करती हो, तो उसको हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी which depends upon initial and final point only, independent of path followed by gas, तब उसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। जैसे इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी। तब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चूंकि स्टेट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे नीट में एक क्वेश्चन पूछा, आपके पास 3 अलग अलग पाथ हैं उस पर्टिकुलर टर्म के लिए। एक यहां से यहां तक फर्स्ट पाथ ले लीजिए, यहां से यहां तक सेकंड पाथ ले लीजिए, एंड यहां से यहां तक थर्ड पाथ ले लीजिए। पॉइंट ए, पॉइंट बी, फर्स्ट पाथ। तो इंटरनल एनर्जी इन 3 पाथ पे क्या रिलेशन होगा? इंटरनल एनर्जी अलोंग फर्स्ट पाथ, इंटरनल एनर्जी अलोंग सेकंड पाथ, एंड इंटरनल एनर्जी अलोंग थर्ड पाथ। तो मैंने ऊपर कहा इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द गैस, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो चूंकि तीनों कंडीशन में इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम सेम है, तो इंटरनल एनर्जी आपस में क्या होगी? Equal. गुड। सो इंटरनल एनर्जी इन दीज 3 कंडीशन शुड बी इक्वल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि आपके पास कोई गैस है जो इस तरह से पाथ फॉलो कर रहा है, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, कंप्लीट वापस बैक उसी पॉइंट पे आ गया। मतलब क्या हुआ? चेंज इंटरनल एनर्जी फॉर क्लोज्ड पाथ, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। आई बात समझ? सर ये सेकंड वाला फिर से समझा सकते हैं? चूंकि मेरे पास इनिशियल पॉइंट वो भी इसी पॉइंट पे है एंड फाइनल पॉइंट वो भी इसी पॉइंट पे है, तो दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा? 0 आएगा। इसलिए फॉर एनी क्लोज्ड पाथ चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा कितना होता है? 0 होता है। आई बात समझ? यस सर। अब देखिए इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के कुछ अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं, ठीक है, मैं आपको वो डिफाइन करता हूं। Internal energy du equals to n number of moles times Cv into dt। अब ये Cv क्या होता है मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा। इसी को लिख सकते हैं n r टाइम्स dt डिवाइड बाय गामा -1। मैंने गामा पीछे डिस्क्राइब किया था उसके बेस पे। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं f डिवाइड बाय 2 टाइम्स n इंटू आर इंटू डी टी। ये ऐसी चीज को लिख सकते हैं P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल डिवाइड बाय गामा -1। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल डिवाइड बाय गामा -1। इतनी तरह से हम इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं हो सकता।
इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. कोई टर्म जो समझ ना आया हो एक्सेप्ट दिस सीवी? आलिया No. समझ आया? ओके, इसको पहले नोट डाउन कीजिए। Done, sir. सेकंड टर्म होता है इसमें पाथ फंक्शन। वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी जो पाथ ऑफ गैस फॉलोड उस पर डिपेंड करती हो तो उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। द फिजिकल क्वांटिटी which depends upon path followed by gas। तब इसमें आता है दो टर्म, हीट एंड वर्क डन। यहाँ पे एक टर्म और भी पूछ सकता है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो क्या होगा? अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। साइन कन्वेंशन के बेस पे हम ये यूज करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। Done. ओके, पाथ फंक्शन, दो टर्म हीट एंड वर्क डन। तो पहली चीज मैं आपको हीट डिफाइन करता हूं। हीट dq इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स c टाइम्स dt। ये c एग्जैक्टली वही c है जो हमने पीछे यूज किया था, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिलेटेड टू दैट प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस होगा, हर प्रोसेस के अकॉर्डिंग सी की वैल्यू चेंज करती जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग डी क्यू की वैल्यू क्या होती जाएगी? चेंज करती जाएगी। सो डी क्यू सिंपली इस पर्टिकुलर बात पे क्या करता है? डिपेंड करता है। मैं आगे जब अलग अलग प्रोसेस बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा सी की वैल्यू अलग अलग कैसे चेंज करेगी, उसके अकॉर्डिंग डी क्यू में हम क्या ले सकते हैं। तब यहाँ पे अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज करूं तो अगर हीट सप्लाइड टू सिस्टम होता है अब उस कंडीशन में dq की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर हीट इजेक्टेड आउट फ्रॉम सिस्टम हो तब उस कंडीशन में dq की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। इसके अलावा वर्क हीट में कुछ एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं होती। पहले इसको नोट डाउन कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट आता है वर्क डन। ओके,
मान लीजिए आपके पास गैस फिल्ड के से इस पॉइंट पे है, उसके बेस पे इसके पास कुछ इनिशियल वॉल्यूम होगा VI। अगर सिस्टम में फ्रॉम इनसाइड कुछ वर्क डन की गई इस पर्टिकुलर पिस्टन के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा एंड वो इंक्रीज करके किसी इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा V फाइनल। एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पिस्टन A मान लीजिए, एंड यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट dy मान लीजिए। सो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, एंड एरिया इनटू लेंथ इज कॉल्ड वॉल्यूम। सो इसी टर्म को लिख सकते हैं P dV। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन तो आपको टोटल वर्क डन दे देगा। तो इसी टर्म को मैं एरिया के बेस पे बोल सकता हूं, एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ गिव्स यू वर्क डन। तो वर्क डन का पहला फॉर्मूला P टाइम्स dV। ठीक, आपको प्रेशर पता हो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। प्रेशर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो उसके बेस पे अलग अलग तरह से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, तो ये जो डिफरेंस अगर इंटीग्रेट कीजिएगा तो फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा बड़ी है। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। V फाइनल इज ग्रेटर देन V इनिशियल, इस पर्टिकुलर कंडीशन में इंक्रीज कर रहा है इसकी वजह से। तब इसका डिफरेंस अगर मैं सॉल्व करूं तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे गैस में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं एक्सपेंशन ऑफ गैस। इस पर्टिकुलर कंडीशन में पिस्टन के ऊपर वर्क किसने किया, इस सिस्टम जो गैस के जो पार्टिकल है उसने किया टू एक्सपैंड इट, तब इसको बोलते हैं हम लोग वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तब इसके बेस पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं इस पूरे टर्म के लिए, तो मान लीजिए किसी इनिशियल स्टेट में कुछ यहाँ पे होगा प्रेशर एंड वॉल्यूम, एक्सपैंड करने के बेस पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होगा बाय एनी मींस, तो कुछ यहाँ पे चला गया होगा। तब इसके लिए अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं यहाँ से यहाँ तक एंड इसके अकॉर्डिंग एरिया कैलकुलेट करूं, तो आपको एक ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तब मैं बोल सकता हूं इस पर्टिकुलर के बिहाफ पे जो कर्व होगा या जो ग्राफ होगा ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस वो क्लॉकवाइज ग्राफ हो सकता है। किस इसका, पीवी ग्राफ। तो हम इससे रिलेटेड 5 चीजें डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, एक्सपेंशन या कंप्रेशन, सिस्टम ने वर्क डन किया होगा, एंड क्लॉकवाइज ग्राफ डिफाइंड हुआ होगा। इफ्रा समझ आया आपको? इन सेकेंड कंडीशन, सपोज कर लीजिए बाहर में किसी एजेंसी से वर्क डन की गई होगी इस तरह टू कंप्रेस इट। तो जब कंप्रेस्ड होगा ये, तो किसी इस पॉइंट पे पहुंच गया हो। इस कंडीशन में इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे है एंड फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है। तब यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं V final is less than V initial। तब इसका डिफरेंस अगर सॉल्व कीजिएगा तो वर्क डन इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी।
इस पर्टिकुलर टर्म में वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कंप्रेशन ऑफ गैस, कंप्रेशन ऑफ गैस। एंड इस पर्टिकुलर पिस्टन के ऊपर वर्क डन इस सिस्टम के अगेंस्ट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल एजेंसी की जा रही है टू कंप्रेस इट, तब मैं इसको बोल सकता हूं वर्क इज डन ऑन द सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड। एंड इसके बेस पे अगर आप ग्राफ प्लॉट कीजिए, देखिए ग्राफ कैसा दिखाई देगा। इनिशियली वॉल्यूम कुछ यहां पे होगा, कन्वर्ट करके वॉल्यूम यहां तक गया होगा, तो इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, बाद में वॉल्यूम कम। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम डिफाइंस यू वर्क डन। तब हम यहां से बोल सकते हैं graph in this case is in anti-clockwise. आलिया समझ आया इतना? ओके देखिए मैं ग्राफ बताया था फिर से। फर्स्ट कंडीशन में आपके पास ग्राफ, यहाँ पे वॉल्यूम इनिशियल था एंड यहाँ पे वॉल्यूम फाइनल था। वॉल्यूम इनिशियल ज्यादा बड़ी है वैल्यू है, या वॉल्यूम फाइनल ज्यादा वैल्यू बड़ी है? तो आप बोलिएगा वॉल्यूम फाइनल, तो वी फाइनल ज्यादा बड़ा है, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया कि प्रेशर में भी चेंज आ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से प्रेशर में डिक्रीज आ रहा है। कोई जरूरी नहीं कि प्रेशर डिक्रीज ही करती हो, मैंने इन जनरल डिफाइन किया है। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट ये है, आप इसको ए मान लीजिए, फाइनल स्टेट ये है, इसको बी मान लीजिए। तो ग्राफ ए से बी की तरफ जा रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर एरिया डिफाइन कीजिए, तो ये एरिया इस पर्टिकुलर ग्राफ में क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है इस कर्व के अकॉर्डिंग। दूसरे पार्ट में इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। इस पॉइंट को सी मान लीजिए, इस पॉइंट को डी मान लीजिए, तो ग्राफ रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। यहां पे बोल सकता हूं इनिशियल वॉल्यूम ये है एंड फाइनल वॉल्यूम ये है, तो इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर कैलकुलेट करूं तब। मतलब इस एरो को कंप्लीट करिए ताकि इस एरिया को डिफाइन करे, तो आपको ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ? इफ्रा, एनी डाउट? sir. इफ्रा लिख लिया आपने? ओके अब ये इतनी सारी चीजें कुछ बेसिक टर्म थी, इसके बेस पे हमने इतने सारे टर्म डिफाइन किया है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आसान आसान से वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। फाइंड वर्क डन इन ईच केस। पहला एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, नीट में क्वेश्चन पूछा था, शायद इससे आसान क्वेश्चन अब तक मैंने नहीं देखा।
ये मेरे पास V0, ये मेरे पास जंक्शन 2V0 एंड 3V0 वॉल्यूम, ये मेरे पास प्रेशर P0, 2P0 एंड 3P0 प्रेशर। आपको एक ग्राफ दे रखा है कुछ इस तरह से, आपको कहता है कि नेट वर्क डन कितना होगा इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए। गुड इफ्रा। सॉल्व कीजिएगा इसको। सेकंड क्वेश्चन इसे सॉल्व कीजिए। आपको फर्स्ट समझ नहीं आया? ओके, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक अपर हाफ ट्रायंगल, एक लोअर हाफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का सिंपल एरिया कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं फर्स्ट अपर हाफ के लिए कैलकुलेट करूं, हाफ बेस इन दोनों का डिफरेंस तो हो जाएगा 2V0, परपेंडिकुलर हाइट 3P0 माइनस P0 इज सिंपली P0। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी P0 V0। ठीक है, ग्राफ आपका क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसलिए वर्क डन की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। यहां तक कोई डाउट आलिया? अगर मैं सेकेंड हाफ कैलकुलेट करूं तो देखिए आपके पास वर्क डन हाफ बेस यहां से यहां तक मीन्स 3V0 माइनस V0 तो हो जाएगा 2V0, परपेंडिकुलर यहां से यहां तक तो हो जाएगा 2P0 माइनस P0 सिंपली P0। एंड चूंकि ग्राफ एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है इसलिए वर्क डन नेगेटिव, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ P0 V0। अगर मैं दोनों को ऐड कर लूं कितना आएगा? आलिया? दोनों को ऐड कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है। गुड, तो मैं बोल सकता हूँ नेट वर्क डन इस कंडीशन में 0 होगी। सेकेंड कंडीशन आपको क्या दिख रहा है? कोई भी एक कर्व सर्किल, इन जनरल फिजिक्स में सर्किल का एरिया पाई R1 इंटू R2 ऐसे कैलकुलेट करते हैं। R1 अलॉन्ग x कोऑर्डिनेट, R2 अलॉन्ग y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट अलॉन्ग यहां से यहां तक ये डायमीटर की तरह बिहेव करेगा, तो x और रेडियस अलॉन्ग x एक्सिस दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2।
sir. सिमिलरली y एक्सिस के लॉन्ग यहां से यहां तक 3p0 माइनस p0 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा y. सो एरिया इस पर्टिकुलर कंडीशन में या वर्क डन इक्वल्स टू पाई r1 इंटू r2, सो इट विल बी p0 v0. क्या ये वर्क डन पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी आलिया? सेकेंड क्वेश्चन में वर्क डन पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी इस कंडीशन के लिए? आप ये ग्राफ देखिए, क्लॉकवाइज ग्राफ है, एंटी क्लॉकवाइज ग्राफ है, एंड ये रिलेशन याद रखिए, ग्राफ अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो वर्क डन कैसा होता है? आलिया कुछ समझ आया? सो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा. इफ्रा, एनी डाउट? No, sir. तो इस चीज को याद रखिएगा, जब कहीं भी कोई कर्व डायग्राम दे रखा हो पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी, तो उसका एरिया पाई r1 इंटू r2 होता है. r1 हम x कोऑर्डिनेट के लॉन्ग, r2 हम y कोऑर्डिनेट के लॉन्ग डिफाइन करते हैं. एंड थर्मोडायनेमिक्स में उसके डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग साइन पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन की जाती है. यहां तक कोई डाउट? No, sir. आलिया? आपने लिख लिया? Yes, sir. ओके, सो आज के लिए इतना रहने देते हैं. मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके अलग अलग एप्लीकेशन, प्रोसेसेस, वो सारी चीजें डिफाइन करूंगा. ठीक है? Okay, sir. ओके देन.